जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी सीखो और सिखाओ सीरीज जो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है, इसके अंतर्गत हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर को पढ़ रहे हैं दोस्त। और जो है कि कुछ भी बाधाएं आए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सीरीज को बंद करने के नाम पे हम लोग नहीं हैं मित्र। तो उसी के पर्पस में आप सभी लोग ध्यान दें कि आज आगे इस सीरीज को बढ़ाया जा रहा है दोस्त। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग इस बातों की बहुत गहरी तरीके से। हम सभी लोग पढ़ क्या रहे थे इस सीरीज में? तो हम लोग पढ़ रहे थे किसको दोस्त? नाउन को। किसे पढ़ रहे थे? अगर कोई पूछे आप क्या पढ़ रहे हैं सीखो और सिखाओ सीरीज में, या फिर भैया क्या पढ़ा रहे हैं इस समय, क्या सिखा रहे हैं आप सभी लोगों को सीख करके, तो आप बताएंगे मित्र कि हमें इस समय क्या सिखाया जा रहा है। हमें सिखाया जा रहा है नाउन के बारे में। अच्छा, आप नाउन में भी क्या चीज सीख रहे हैं मित्र? तो नाउन में भी हम किसको सीख रहे हैं? केस को सीख रहे हैं। मैंने बताया था कि केस कई प्रकार के होते हैं दोस्त। केस कई प्रकार के, थोड़ा जल्दी जल्दी आप भी बोलने की कोशिश करिए। केस के सभी प्रकार, ये वैसे जगह ले लेता है, मैं लिख देता हूं, लेकिन फिर भी सबसे पहला जो प्रकार होता है हमारा, वो कौन सा है केस का? सब्जेक्टिव केस दोस्त, सब्जेक्टिव केस। और दूसरा जो प्रकार है वो हमारा क्या होता है? वो होता है ऑब्जेक्टिव केस मित्र। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं? सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्टिव केस को मैंने बताया था कि कुछ लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं और वास्तव में होता भी है। वो क्या है? एक्यूजेटिव केस, एक्यूजेटिव केस। और क्या है दोस्त? तो वो है डेटिव केस, डेटिव केस। ये वास्तव में ऑब्जेक्टिव केस ही होते हैं। और अगला जो हमारा केस है वो क्या क्या था दोस्त? तो पॉजेसिव केस, पॉजेसिव, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। अच्छा, इसको एक और नाम से जानते हैं, वो आप लोग लिखिएगा नाम। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, जेनेटिव केस, जेनेटिव केस। किसको? पॉजेसिव केस को दोस्त। ये भी हम सभी लोग पढ़ रहे थे और शायद यहीं तक पिछली क्लास में हम सभी लोग पढ़े थे दोस्त। अब इसके अगला जो हमारा केस था, मैंने बताया था आप सभी लोगों का, वो था केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन में आज मैं कुछ नया चीजें बताने वाला हूं दोस्त। तो आप सभी लोग जरूर पूरा वीडियो यानी कि पूरा क्लास हमारा देखेंगे, जरूर देखेंगे, नहीं छोड़ेंगे आप सभी लोग। केस इन अपोजिशन। अगला जो हमारा क्लास है, अगला जो हमारा क्लास नहीं, क्लास तो अब यही रहेगा, इसमें ही खत्म करेंगे पूरा। अगला जो हमारा केस है वो कौन सा केस है दोस्त? वोकेटिव केस। एक और मैंने आपको बताया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ये वास्तव में कोई दूसरा केस नहीं होता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कोई दूसरा केस नहीं होता है, नॉमिनेटिव केस ही होता है, लेकिन उसको एब्सोल्यूट कर दिया जाता है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, वो चीज अभी मैं आपको समझाऊंगा इसी क्लास में। समझिए इस बात को। अच्छा, इतने केस को हमें पढ़ना था। एक और केस है दोस्त, देखिए इसको इन दोनों के ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन मैं यही लिख दे रहा हूं, एज अ कॉम्प्लीमेंट। एज अ कॉम्प्लीमेंट, याद आया तुरंत, एज अ कॉम्प्लीमेंट। इतने केसेस को हमें पढ़ने हैं। कल अभी हम सभी लोग किस केस को पढ़ रहे थे? पॉजेसिव केस को, लेकिन आज हम किसको पढ़ने हैं दोस्त? केस इन अपोजिशन को। केस इन अपोजिशन को पढ़ना है, केस इन अपोजिशन को। अब मैं एक नई चीज आपको बताने जा रहा हूं, जो शायद आप केस इन अपोजिशन इसके पहले पढ़े हों, लेकिन इसके बारे में, इस नई चीज के बारे में न जानते हो। शायद ऐसा चीज है। वास्तव में दोस्त ये केस इन अपोजिशन कोई केस नहीं होता है दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं, अब आप कहेंगे ये बात कौन सी बात हुई दोस्त? हाँ, ये बात है, समझने की कोशिश करिए। ये केस इन अपोजिशन नहीं, अपोजिशन एक स्थिति होती है दोस्त, एक स्टेट होता है। अपोजिशन हम कह सकते हैं एक नाउन या फ्रेज की स्थिति होती है। अच्छा, अपोजिशन मीन्स क्या होता है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सभी लोग समझिएगा। अपोजिशन का मतलब क्या होता है, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अपोजिशन,
अपोजिशन का मतलब क्या होता है? तो अपोजिशन का मतलब होता है जस्ट बिसाइड कह सकते हैं, जस्ट बिसाइड कह सकते हैं, या फिर कह दे साइड बाय साइड कह सकते हैं, साइड बाय साइड कह सकते हैं, साइड बाय साइड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जस्ट आफ्टर कह सकते हैं, जस्ट आफ्टर। ये समझ पा रहे हैं कुछ चीजों को आप? अपोजिशन का मतलब यही होता है। अब ये अपोजिशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। कोई जब नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन तो नहीं होता है, अक्सर अपोजिशन में प्रोनाउन आता नहीं है मित्र, लेकिन जब कोई नाउन को हम किसी नाउन के जस्ट बाद में रख देते हैं कोई कामा लगा करके दोस्त, तो फिर उसी नाउन को हम अपोजिशन में कहते हैं। तो आज आप एक नई चीज जानिए कि केस इन अपोजिशन नहीं होता है, वास्तव में होता है दोस्त नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन होता है। अभी मैं समझाऊंगा, बहुत गहरी बात समझाने वाला हूं। वास्तव में क्या होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है, केस इन अपोजिशन नहीं होता है। वास्तव में होता है नाउन इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन कोई केस नहीं होता है, नाउन इन अपोजिशन होता है। अब मैं समझा रहा हूं, नाउन इन अपोजिशन का मतलब ये होता है कि ये सर नाउन इन अपोजिशन तो मतलब सिर्फ नाउन नहीं दोस्त, इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, यानी कि नाउन फ्रेज भी अपोजिशन में आ सकता है और नाउन क्लॉज भी अपोजिशन में आ सकता है। नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज दोनों अपोजिशन में आ सकते हैं दोस्त, मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज दोनों आ सकते हैं, नाउन भी आ सकते हैं, इन्फिनिटिव जिरंड जो भी आप कह लीजिए, लमसम सब आते हैं, लेकिन वो कम देखने को मिलेंगे आपको। ये बात समझिए आप सभी लोग। हम समझाते हैं कि नाउन इन अपोजिशन क्या होता है। कोई नाउन जब अपोजिशन में हो, मतलब जस्ट बिसाइड हो किसी नाउन के, या साइड में हो किसी के तुरंत, या जस्ट आफ्टर हो, हम कह सकते हैं व्हेन अ नाउन, व्हेन अ नाउन, इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लिख सकते हैं व्हेन अ नाउन, ध्यान दीजिएगा, व्हेन अ नाउन। अब मैं नाउन लिखा तो आप इक्विवेलेंट ऑफ नाउन समझ लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड और जो है कि नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज। व्हेन अ नाउन पुट्स, पुट्स कह सकते हैं, पुट्स का मतलब होता है रखना, जस्ट बिसाइड, just beside, just beside the noun, just beside the noun and give, ध्यान दीजिएगा, and give लिखते हैं, give नहीं, and gives some extra knowledge, कह सकते हैं एक तरीके से some extra knowledge, knowledge about that noun, about the noun, about the noun। अच्छा, about the noun लिख सकते हैं, about that noun लिख सकते हैं, उसी नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे। डेफिनेशन मत याद रखिएगा, ये तो मैं बस वैसे ही लिख दिया, किताब में कुछ और भी डेफिनेशंस आपको मिल सकती है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा इस बात को, ध्यान दीजिए बस मेरी बातों को। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, और मैं एक बात और आपसे कह दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, VMIMP, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके लिए? तो क्लास 12th और 11th को जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th और 11th के जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम के हैं, उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये क्या होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये मोस्ट होने वाला है, और जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये मोस्ट ही होने वाला है। तो सभी लोग लमसम इनको देखें, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th और 11th वालों के लिए ये है, तो ये समझने की कोशिश करिए। लेकिन फिर मैं इसको हटा रहा हूं, ये आप बस अपने माइंड में रखिए मित्र कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं, आप उनको समझिए, फिर आपको मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है। ध्यान दीजिए,
जैसे मैं एक सेंटेंस यहां लिखा, राकेश 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 टीचेस इंग्लिश। राकेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अगला सेंटेंस में लिखा, राकेश इज अ टीचर। राकेश इज अ टीचर। दो सेंटेंस मैंने लिखा। दोनों सेंटेंस में किसके बारे में बात की गई है दोस्त? तो दोनों सेंटेंस में राकेश के बारे में बात की गई है। यहां पे भी राकेश हैं और यहां पे भी राकेश हैं। यहां बताया गया है कि राकेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं और यहां बताया गया है कि राकेश एक टीचर हैं। अच्छा, राकेश के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। वो क्या दी गई है? वो एक टीचर हैं। हम चाहे तो इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, राकेश दो सेंटेंस न लिख करके एक ही, यहां कामा लगा दें, अ टीचर। राकेश अ टीचर टीचेस इंग्लिश। राकेश अ टीचर टीचेस इंग्लिश। यानी कि राकेश एक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। राकेश एक अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। इसका मतलब है कि राकेश जो एक अध्यापक हैं वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये राकेश भी वही है, अ टीचर भी वही है। तो ये राकेश के बारे में अ टीचर केवल एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि राकेश क्या है मित्र? वो टीचर है। और ये इस राकेश के जस्ट बिसाइड आ गया है, या फिर कह सकते हैं जस्ट आफ्टर आ गया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो जस्ट बिसाइड या जस्ट आफ्टर, या फिर हम कह दें कि कामा लगा के तुरंत बाद लिख दिया गया है, या कह दें कि साइड बाय साइड लिख दिया गया है। एक और एक्स्ट्रा जानकारी हो तो कामा लगा के लिख सकते हैं, और हो तो कामा लगा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम कहेंगे दोस्त नाउन इन अपोजिशन। ध्यान दीजिएगा, मैं नाउन इन अपोजिशन बता रहा हूं आपको। मैं नाउन इन अपोजिशन बता रहा हूं, मैं केस इन अपोजिशन नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं क्या चीज दोस्त? तो मैं बता रहा हूं नाउन इन अपोजिशन। लेकिन अगर आप गौर से ध्यान दें तो एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं। अब इस सेंटेंस को मैं मिटा दूंगा, ये तो बस रेफरेंस देने के लिए मैं लिख दिया हूं। अब ऐसा सेंटेंस मैं नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अब मैं एक सेंटेंस डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं। मैं लिखने जा रहा हूं, अच्छा एक सेंटेंस और ऐसे ही उदाहरण दे देता हूं। मैं लिखता हूं, आई मेट राकेश। मैं राकेश से मिला। राकेश इज अ टीचर। ध्यान दीजिएगा, राकेश वॉज अ टीचर लिख देते हैं। राकेश वॉज अ टीचर। राकेश एक टीचर थे। ध्यान दीजिए, अब मैं इसको चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई मेट राकेश। अब राकेश के ही बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है तो कामा लगा के हम लिख सकते हैं अ टीचर। अब यहां फुल स्टॉप। अच्छा, अब आप देखिए, तो ये राकेश है, इन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी है ए टीचर। तो ये फिर यही किसमें है? नाउन इन अपोजिशन में है। नाउन इन अपोजिशन में है दोस्त। जिस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी गई रहती है उसी नाउन के जस्ट बगल में हम कामा लगा करके उसे लिखते हैं। ज्यादा दूर नहीं, अब पहले भी नहीं, जस्ट बाद में बगल में कह सकते हैं कि कामा लगा के उसे लिखते हैं। और इसी नाउन को हम कहते हैं, चूंकि नाउन होता है तो इसी नाउन को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है। अब इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है दोस्त, ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। अब ये बात हम दिमाग में रखें। अच्छा, यहाँ केवल नाउन नहीं आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है। जैसे हम कह दें, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, गौर से समझने की कोशिश आप करिएगा इस बात को, तो आप समझ पाएंगे।
मैं कह दूं कि ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। मैं कहूं मिस द्रौपदी मुर्मू, मिस द्रौपदी मुर्मू, अब कामा लगा के मैं ये लिख दूं, अभी ये तो हम लिख दिए मिस द्रौपदी मुर्मू। अब ये है क्या, इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि मिस द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ये दो लोग अलग अलग नहीं है। जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द टी इस्तेमाल रहेगा। ये द द्रौपदी मुर्मू और ध्यान दीजिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों एक ही लोग हैं मित्र, ये दोनों एक ही लोग हैं, द्रौपदी मुर्मू और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ पा रहे हैं? इज एन आदिवासी, इज एन आदिवासी, एक आदिवासी हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आदिवासी, हिंदी में ही लिख दिए, समझने की कोशिश करिए आप लोग। तो द्रौपदी मुर्मू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन आदिवासी। अच्छा, अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पे ये सिर्फ एक वर्ड नहीं आया है बल्कि एक फ्रेज आया है, तो इसी को हम कहते हैं नाउन फ्रेज। दोस्त, इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो यहां फ्रेज भी आ सकता है। अब इसको हम नाउन इन अपोजिशन न कह के हम इसको कहेंगे नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन। कभी कभी एडवर्ब फ्रेज को भी रख दिया जाता है अपोजिशन में, तो उसको भी हम कहेंगे फ्रेज इन अपोजिशन। तब वो जो है कि किसी एडवर्ब, किसी वर्ब या किसी दूसरे चीज की एक्स्ट्रा जानकारी देता है। दोस्त, वो चीज हम यहां नहीं समझने वाले, हम नाउन को समझ रहे हैं अभी। तो ये जो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये नाउन फ्रेज इन अपोजिशन में है, यानी कि इसी नाउन के जस्ट अपोजिशन में है। यही अपोजिशन होता है, अपोजिशन। अच्छा, एक ऑपोजिशन होता है, अगर वो वाला ऑपोजिशन नहीं समझिएगा। ऑपोजिशन मतलब उल्टा होता है। ये ऑपोजिशन अपोजिट से जो बना वो नहीं, अपोजिशन ए है, समझिए इस बात को। जस्ट बगल में उसी के समर्थन करने वाला कोई चीज है, और वो तो समर्थन नहीं करता मित्र। तो इसी को हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मैं बहुत गहरी बात अब समझाने जा रहा हूं, जो घोर घोर कटु सत्य है, कह सकते हैं। ये बहुत कम लोग बताते हैं। समझने की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गुरुजी लोग नहीं बताते हैं, सभी गुरुजी लोग बताते हैं, उनको सादर प्रणाम है हमारा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत कम लोग बताते हैं। दोस्त, इसको समझना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई टीचर्स नहीं, सभी टीचर्स बताते हैं। सब जानते हैं कि किस बच्चे को कितना बताना है, उस बच्चों को उतना बताते हैं लोग। मुझे मालूम है कि किस बच्चे को कितना बताना चाहिए और उसको उतना ही बताना है। तो मित्र, मैं उतना ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिए। अब ये आप बताइए किस केस में है? मिस द्रौपदी मुर्मू। और आप बताइए राकेश किस केस में है? और आप बताइए यहाँ पे राकेश किस केस में? ये तीन चीजों के केस आप बताइए। तो ये दोस्त किस केस में है? तो ये आप बताएंगे कि यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू एज अ सब्जेक्ट काम कर रही हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रहा है। तो ये किस केस में है दोस्त? सब्जेक्टिव केस में। सब्जेक्टिव केस को एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है दोस्त हमारा? तो उसका नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। आप बताइए ये राकेश किस केस में है? तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है दोस्त। ऑब्जेक्टिव केस में भी ये किस केस में है? तो ये डेटिव केस में है या फिर एक्यूजेटिव केस में? तो ये एक्यूजेटिव केस में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सभी लोग? तो इस चीज को आप गौर करिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में है।
और यहाँ पे राकेश किस केस में है, तो यहाँ पे राकेश किस केस में है दोस्त, तो ये नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में ही है। किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में ही है। अच्छा ध्यान से सुनिए, अब बहुत गहरी बात, ये जिस केस में नाउन है उसका अपोजिशन वाला भी जो नाउन होता है वो भी दोस्त उसी केस में होता है, यही बात मैं समझाना चाहता हूं। यानी कि ये जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी अगर कोई पूछे कि किस केस में है, तो आप बताइएगा कि सर ये नाउन तो अपोजिशन में है, लेकिन ये केस किस में है, तो ये केस दोस्त, ये केस नॉमिनेटिव केस में ही है। नॉमिनेटिव केस में ही है मित्र, ये नॉमिनेटिव केस में ही है। ये समझने की कोशिश करिए, ये शायद आपके लिए नया हो सकता है ये बात। और ये किस केस में है, अ टीचर। अच्छा मैं ये नहीं लिख सकता, राकेश को हटाऊं तो मैं कहूंगा आई मेट अ टीचर। तो अब देखिए मेट अ टीचर, तो अ टीचर तो मेट का ऑब्जेक्ट ही होगा ना, तो फिर अ टीचर भी नाउन इन अपोजिशन है, यानी कि इसके अपोजिशन में ये नाउन है। लेकिन मित्र अगर कोई पूछ ले कि ये किस केस में है, तो आप सबसे पहले उनको बताइएगा कि सर या भैया या मैम या टीचर्स, जो भी कोई लोग पूछ लें आपसे, तो उनसे सबसे पहले कहिएगा कि ये नाउन इन अपोजिशन में है। और किसके अपोजिशन में है, तो ये चूंकि ऑब्जेक्ट के अपोजिशन में है, तो फिर ये कौन सा केस है दोस्त, तो ये फिर ऑब्जेक्टिव केस ही है। ये अ टीचर यहाँ पे किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। वास्तव में मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि केस इन अपोजिशन कोई केस नहीं होता है, ये वास्तव में नाउन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन होता है दोस्त। ये बात आप समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लाज भी आ सकता है, ये हम आपको उस समय पढ़ाएंगे जब आपको हम सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने का काम करेंगे दोस्त। हर एक चीज यही नहीं बताई जा सकती। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है केस इन अपोजिशन, यानी कि नाउन इन अपोजिशन। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इस बात को समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज होता है, आप समझिए। लेकिन आप फिर भी याद रख सकते हैं, अगर किसी को बताएंगे कि ये केस इन अपोजिशन में है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। केस इन अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है जस्ट बिसाइड, साइड बाय साइड, जस्ट आफ्टर। ये कोई केस नहीं होता मित्र, ये अपोजिशन एक किसी चीज की स्थिति होती है, और वो जिस केस के अपोजिशन में होता है वास्तव में वही केस ही होता है उसका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कई किताबें पढ़ा तो मुझे मिली, और किताबों में मिली ये बात, तब मैं आपके सामने रख रहा हूं इस चीज को, क्यों नहीं रख रहा हूं। तो आप सभी लोग इस बात पे विश्वास कर सकते हैं मेरे। और दोस्त विश्वास एक बहुत बड़ी चीज होती है। आप मेरे तक आए हैं तो मैं हर एक चीज चाहूंगा कि वही चीज आप तक पहुंचाऊं जो मुझसे फिल्टर होकर के आप तक जाए दोस्त। मैं कभी आपको गलत सलत बताने का कोई भी कोशिश नहीं करूंगा। मुझे नहीं आता होगा उस समय, अगर मैं कंफ्यूज रहूंगा तो मैं उसको उस समय बंद कर दूंगा क्लास को, कहूंगा आज नहीं कल वाली क्लास में बताएंगे। लेकिन मैं गलत नहीं बताऊंगा कभी दोस्त। मैं पाऊंगा उस चीज को कहीं ना कहीं लिखा हुआ, तभी आपको उस चीज को बताने की कोशिश करूंगा। इस बात को आप समझिएगा, और पूरा विश्वास कर सकते हैं आप मेरे ऊपर। ऑफलाइन में मेरा अनुभव रहा है, बच्चे विश्वास भी किए थे, और आज भी शायद ऑफलाइन वाले बहुत से बच्चे मुझे जुड़ते हैं इस समय। मुझे खुशी होती है जब वो फीडबैक देते हैं। तो अच्छा ये चीजें, ये मैं ऑफलाइन में बताया भी नहीं था, ये भी सत्य है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिए। अब इतनी बात अगर हम समझ गए तो यही होता है केस इन अपोजिशन, यानी कि नाउन इन अपोजिशन दोस्त। अगला कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं,
ध्यान से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं कह दूं, ध्यान दीजिए, मैं एक और एग्जाम्पल लिख दूं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लिख दूं, आप समझने की कोशिश करिए। मैं कह दूं मिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहां मैं लिख दूं द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम ऑफ इंडिया, बहुत कुछ माइंड में आ गया। द पीएम ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, द पीएम ऑफ इंडिया is very famous, is very famous leader in world। यानी कि नरेंद्र मोदी के बारे में बात हो रही है। एक्स्ट्रा जानकारी, द पीएम ऑफ इंडिया जो है ये किस में है दोस्त? केस इन अपोजिशन में है। नाउन इन अपोजिशन में है, केस तो इसका भी नॉमिनेटिव ही है आप, लेकिन केस इन अपोजिशन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ पा रहे हैं आप, यही होता है। वास्तव में इतने ही केस होते हैं दोस्त। ये जो हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, ये मैं आपको बता दूं, ये नॉमिनेटिव केस ही होता है। ये जो एज अ कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको हम समझेंगे अभी। इसको हम क्या करेंगे? समझेंगे। तो मुझे लगता है आप इतनी बातें समझ गए होंगे। केस इन अपोजिशन को आप लिख सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो इसको हम एनालिसिस करते हुए निचोड़ डालेंगे एक एक चीज को, ऐसे मतलब जैसे नहीं नींबू को ताप के निचोड़ा जाता है, उसका रस निकाल लिया जाता है, उसके बाद उसका जो बचता है फोकला जिसे कहते हैं हम लोग, उसको फेंक दिया जाता है। वैसे ही एकदम निचोड़ लिया जाएगा केस इन अपोजिशन को, यानी कि नाउन इन अपोजिशन या नाउन फ्रेज इन अपोजिशन को। आपको वहां मिलेगा एक चीज कि सिंपल सेंटेंस बनाना और प्रयोग किसका करना है? नाउन्स या फिर नाउन्स इन अपोजिशन का, नाउन या फिर फ्रेज इन अपोजिशन का, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो इसको समझिए, वहां केस इन अपोजिशन नहीं देगा आपको। तो इतनी बातें शायद आप समझ गए होंगे। मैं मिटाना चाहूंगा। अगला केस हमारा है ओकेटिव केस, उसको समझेंगे, लेकिन ओकेटिव केस से पहले हम एज ए कॉम्प्लीमेंट को समझेंगे दोस्त। समझ पा रहे हैं? मिटा दूं, लेकिन जब मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा तब याद आता है कि आपको स्क्रीनशॉट भी लेने का मौका मुझे देना चाहिए। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्त। अब मैं मिटा रहा हूं। मित्र, आप सभी लोग ध्यान दीजिए, मैं जो चीजें आपको पढ़ाता हूं उस पे एनालिसिस करके मैं आता हूं, लेकिन चूंकि ये दोस्त एक क्लास है ना, वो भी ऑनलाइन क्लास, समझिए आप सभी लोग। और जब मेरी क्लास लंबी होती है तो कुछ लोग आते हैं दोस्त, मैं सीरियस बता देता हूं एक बात, क्यों लोग क्लास लंबी नहीं लेना चाहते हैं, क्यों कोई भी टीचर जो YouTube पे पढ़ाते हैं वो क्लास लंबी नहीं लेना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, समझिए इस बात को। और बहुत से टीचर जो फेमस हो गए होते हैं वो तुरंत लंबी क्लास लेते हैं, तनिक भी संकोच नहीं करते हैं लंबी क्लास लेने में। उसका रीजन होता है दोस्त, मैं रीजन आपको बताता हूं, 1 मिनट में आपका समय लेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं समय ज्यादा ले रहा हूं आपका, तो मित्र माफ करिएगा, लेकिन क्लास छोड़ के मत जाइएगा। मैं नहीं कहूंगा कि अगर ज्यादा लगा तो फिर क्लास छोड़ के चले जाइएगा, नहीं, क्लास छोड़ के मत जाइएगा, सुन लीजिए बस मेरी बात। दिक्कत क्या होता है कि वो वास्तविकता नहीं बताते हैं, वो बताते हैं कि उनका डाटा ज्यादा लगता है, फोन हीट होने लगता है। लेकिन आप देखिए कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो फोन से नहीं, मैं ना फोन से बना रहा हूँ, इस क्लास को दिखा रहा हूँ आपको फोन से, लेकिन वो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्लास को छोटा रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कोई भी इंसान आता है किसी क्लास को देखने, आपकी मानसिकता यही होती है मित्र, आप एक बार अपनी गहराई से सोचिएगा जो मैं बता रहा हूं। तो यही दिमाग में होता है कि हम जो टॉपिक ढूंढने जा रहे हैं वो टॉपिक हमें 10 मिनट में मिल जाए और 10 मिनट में उस टॉपिक को कोई पढ़ा के खत्म कर दे। तो किसी भी टॉपिक को अगर हमें गहराई से पढ़ना है तो हम 10 मिनट में नहीं समझ सकते हैं।
हाँ, वो कोई छोटा सा टॉपिक हो तो वो अलग की बात है। रिवीजन के लिए हम 10 मिनट में कोई चीज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक तरीके से न्यू रखनी है तो फिर 10 मिनट में नहीं समझ सकते। अब क्यों नहीं बनाते लोग बड़ा वीडियो, यानी कि क्यों नहीं बड़ा क्लास लेते लोग? क्योंकि जब ये क्लास अपलोड हो जाता है लाइव के बाद, तो मित्र कुछ लोग देखने आते हैं क्लास को, और देख करके बस ओपन करके देखते हैं इतना बड़ा क्लास, बस तुरंत यूं ही छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर YouTube का जो एल्गोरिथम होता है वो अपने आप को समझता है कि इसका वीडियो, यानी कि इसका जो ये क्लास है, ये किसी काम का नहीं है, तो रिकमेंड नहीं करता है दोस्त। तो जब आप हमारे क्लास को यूं छोड़ के बीच में चले जाते हैं तो हमारे क्लास को वो रिकमेंड नहीं करता है। और हम लोग अभी छोटे टीचर हैं दोस्त, बड़े टीचर रहते तो बड़े पैमाने पे रिकमेंड कर देता, अभी हम छोटे टीचर हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए। समझ पा रहे होंगे आप शायद मेरी बात। तो इसीलिए होता है, लेकिन मैं YouTube रिकमेंड करे या न करे मुझे कोई फर्क अभी नहीं पड़ता मित्र। हम शुरू कर रहे हैं तो सही से पढ़ेंगे, बस मेरा यही मकसद है। आइए देखते हैं अगला केस। एज अ कॉम्प्लीमेंट है, ये तो यूं ही आप खुद ही डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट को दोस्त। एज अ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज समझाया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन, यहाँ नाउन ही यूज होगा दोस्त, या हम कह सकते हैं जब कोई नाउन या प्रोनाउन, जब मैं नाउन ही बार बार कहूंगा, ध्यान दीजिए आप, नाउन या प्रोनाउन समझिएगा। मैं कह सकता हूं when a noun functions as a complement in a sentence is called as a complement case। कह सकते हैं is called as a complement case। तो उसी को as a complement case कहते हैं दोस्त। समझ पा रहे हैं आपको? तो ये बात दिमाग में रखिए। हाँ क्या सर? when मिस्टेक है थोड़ा सा। अच्छा, ये मिस्टेक जब दिमाग थोड़ा तेज चलता है और हाथ स्लो हो जाता है तो लेटर्स छूट जाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन होता है, थोड़ा माफ करिएगा इसके लिए। एज ए कॉम्प्लीमेंट केस वही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई नेम्ड माई सन, मैंने अपने बेटे का नाम रखा। और क्या नाम रखा दोस्त? तो चाणक्य। मैंने समझाया था। तो यहाँ पे माई सन और चाणक्य दोनों एक ही है। नेम्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो माई सन है दोस्त। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये इसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये फिर कॉम्प्लीमेंट में है। ये फिर कौन सा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है। तो चूंकि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह कर रहा है, तो ये किस केस में है? तो एज अ कॉम्प्लीमेंट केस में है। एज कॉम्प्लीमेंट केस में है। ये किसका कॉम्प्लीमेंट है? तो दोस्त ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये फिर एज अ कॉम्प्लीमेंट केस है। समझ पा रहे हैं आप इसको? मैं कह सकता हूं आई एम अ टीचर। यहाँ पे कोई पूछे कि टीचर केस में है, तो चूंकि ये भी कॉम्प्लीमेंट है, मैं कॉम्प्लीमेंट आपको समझाया था, कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का है, तो ये भी एज अ कॉम्प्लीमेंट केस में है। तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है दोस्त, ये बहुत ही आसान होता है। एज ए कॉम्प्लीमेंट केस जो होता है, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? जैसे एक आध एग्जांपल और मैं लिखता हूं, आई अपॉइंटेड, या फिर मैं आई चूज कह सकता हूं, आई सिलेक्ट कह सकता हूं, आई सिलेक्ट या आई सिलेक्टेड रोहन, मैंने रोहन को सिलेक्ट किया। क्या सिलेक्ट किया भाई? कैप्टन। मैंने रोहन को कैप्टन सिलेक्ट किया। तो रोहन और कैप्टन दोनों एक ही है। रोहन सिलेक्ट का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ये चूंकि रोहन को कंप्लीट कर रहा है, तो फिर ये कौन से केस में है? एज अ कॉम्प्लीमेंट केस में है दोस्त। एज अ कॉम्प्लीमेंट केस में है। ये समझ पा रहे हैं इस बात को? तो इतनी चीजें तो हम समझ ही सकते हैं दोस्त।
तो ये होता है और कोई खास चीज नहीं है, जब कॉम्प्लीमेंट केस होता है। तो आप शायद समझ गए होंगे, ये चूंकि मैं कॉम्प्लीमेंट को पहले पढ़ा दिया था, तो आप लोग हमारे पिछले क्लास को देख सकते हैं। कौन सा पिछला क्लास? तो जब मैं आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहा था वहां पे। लेकिन ये आप समझने की कोशिश, यहाँ भी मैं बता दिया हूं कि चूंकि ये कंप्लीट कर रहा है इसलिए कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको मैं मिटाना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। ये तो काफी आसान था, मुझे सबसे आसान लगता है ये, लेकिन तभी आसान लगेगा जब कॉम्प्लीमेंट को हम समझे रहेंगे। आप कॉम्प्लीमेंट को हमारे पिछले क्लास में आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर, कॉम्प्लीमेंट बाय विनय यादव सर। तो मेरा जो वीडियो है जो पिछले क्लास हो चुके हैं वो जरूर आ जाएगा, पहला या दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, जरूर आ जाएगा। नहीं पहले पे आता है, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे मित्र जरूर मेरा क्लास आएगा। अगर बाय विनय यादव सर रखे हैं तो जरूर आ जाएगा दोस्त। अच्छा, ये मैं अब मिटा रहा हूं। अगला हमारा कौन सा केस है? तो अगला है ओकेटिव केस, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट। दो चीज बचे हैं दोस्त, नाउन खत्म हो जाएगा उसके बाद। आज नाउन को हम कहेंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आज हम किसको पढ़ेंगे? अब ओकेटिव केस को। अब हम समझते हैं ओकेटिव केस क्या होता है ये, लेकिन समझने की बात है। ओकेटिव केस क्या होता है दोस्त, ये समझिए आप, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ओकेटिव केस, ओकेट का मतलब होता है एक तरीके से इंडिकेट करना, किसी को इंडिकेट करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, एक तरीके से कह सकते हैं। अपनी तरफ आकर्षित करना किसी को कह सकते हैं। ओकेट का मतलब ओकेशन से बना है ये चीज दोस्त। जैसे जब कोई मान लीजिए मेरी तरफ नहीं देख रहा है और कोई ऐसे जा रहा, मान लीजिए कि ये रोड है, एक रोड उधर से गुजर रहा है और मैं इधर से चल रहा हूं और एक मेरा मित्र है उधर से जा रहा है, कोई राहुल जा रहा है, मेरा बचपन का दोस्त जो इस समय डॉक्टर है, वो राहुल जा रहा है उधर से और मैं इधर से जा रहा हूं दोस्त। तो तब तक मुझे राहुल दिख गया और राहुल का जो है कि दिमाग उधर चल रहा है, मुझे वो नहीं जान रहा है, मैं उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। तो मैं कहूंगा राहुल, बस इतना कहूंगा राहुल। तो ये जो राहुल शब्द मैंने ले लिया, उसका नाम ले लिया, ये मैं उसको ओकेट कर दिया दोस्त। तो मैं कहा राहुल प्लीज कम हियर, कम हियर। यार कहाँ गए थे तुम, काफी दिन हो गए तुमसे मुलाकात किए, इन लम्हों ने तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। मैं कम हियर राहुल, राहुल कम हियर। तो जब मैं कहा राहुल, ध्यान दीजिएगा कि राहुल, जब मैं कहा राहुल, तो फिर जब मैं राहुल कहा, मैं कहूं राहुल और उसके बाद मैं कहूं प्लीज कम हियर, राहुल प्लीज कम हियर। अच्छा, ये एक सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया था दोस्त। तो फिर ये राहुल जिस चीज में है, इसी को हम कहेंगे किस केस में? तो इसी को कहेंगे किस केस में दोस्त? तो इसी को हम कहते हैं ओकेटिव केस में। ये सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे हमारे पीएम जब देते हैं स्पीच तो कहते हैं भाइयों एवं बहनों। तो जो भाइयों एवं बहनों बोलते हैं दोस्त, वो किस केस में होता है? तो आप खड़े होके माइक में कहे सर ये भाइयों और बहनों ओकेटिव केस में है, तो कहेंगे बहुत पढ़ लिख लिए हो। तो समझिएगा, वो ओकेटिव केस में वो ओकेट करते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। जब मैं कहता हूं दोस्तों, तो ये जो मैं दोस्तों शब्द बोलता हूं आप लोगों को, मैं चाहता हूं कि आपका ध्यान अगर इधर उधर हो तो आपका ध्यान मेरी तरफ आ जाए। तो ये फ्रेंड्स जो मैं बोलता हूं, ये किस केस में होता है? तो दोस्त ये ओकेटिव केस में होता है, ये ओकेटिव केस में होता है। ये बाद में भी आ सकता है। मैं कहता हूं, मैं गो आउट, गो आउट राहुल, गो आउट। मान लीजिए कोई है और कोई बदमाशी कर, मैं गो आउट, गो आउट, नहीं सुन रहा हूं, गो आउट राहुल। अब जब मैं ये बोला, तो ये राहुल जो है किस केस में है दोस्त? तो यही हमारा किस केस में है? यही हमारा ओकेटिव केस में है मित्र। बीच में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है।
कोई दिक्कत नहीं, बीच में आ सकता है। बीच में कैसे आ सकता है, अब ये समझते हैं थोड़ा सा। बीच में अगर आप समझे बीच में कैसे आ सकता है, मैं कुछ सोचने लगा था। जैसे मैं कहूं आई लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को बहुत पसंद करता हूं। तब तक मैं कहूं मेरी मम्मी रहे, मम्मी मान लीजिए कि इधर उधर देख रही हैं, तब तक मैं कहूं आई लाइक माई फ्रेंड, और पता चला कि मम्मी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, बीच में पता चला मुझे, तो मैं कहूंगा आई लाइक माई फ्रेंड मॉम वेरी मच। मैं कहता हूं वेरी मच, बहुत ज्यादा, मैं अपने दोस्त को मॉम बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो यहाँ पे माई फ्रेंड, ये ध्यान दीजिए, ये तो ऑब्जेक्टिव केस में, ये जो मॉम मैंने बीच में लिख दिया, मॉम मतलब मदर है, समझिएगा, ये डैड और मॉम इस समय चल रहा है, तो ये फिर किस केस में है, ये ओकेटिव केस में है। लेकिन ध्यान रहे जब इसको हम बीच में कहीं यूज कर देते हैं तो फिर इसको हमें दोनों तरफ से कामा से अलग करना पड़ता है, इसको हम बाहर निकाल देंगे दोस्त, और इसको तो एक ही तरफ से कामा से अलग कर देंगे। तो इसी को हम किस केस में कहते हैं, ओकेटिव केस में। अगला जो हमारा है वो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ध्यान दीजिए इसका डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन ओकेट्स समवन इज कॉल्ड इन ओकेटिव केस, बस इतना है। तो इस बात को समझिए, इसको आराम से आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बोल दे रहा हूं व्हेन अ नाउन, अच्छा लिख ही दे रहा हूं, when a noun occurs someone is called, ओकेट एक प्रकार का वर्ब भी होता है, is called in ओकेटिव केस, ओकेटिव केस, समझ पा रहे हैं आप। अगला हमारा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। दोस्त नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, लेकिन ये हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको हम पढ़ेंगे वहीं, कहां, सिंथेसिस में। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ने के लिए हमें वर्ब की गहरी नॉलेज होनी चाहिए, तब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को पढ़ पाएंगे। तो वर्ब के गहरे नॉलेज को हम समझेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि किसी पे वो आश्रित ना हो, तो इस बात को समझिए। हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर दूंगा। जैसे मैं कह दूं कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, आई शुड टीच, आई शुड टीच प्रॉपरली, आई शुड टीच प्रॉपरली, मुझे प्रॉपरली पढ़ाना चाहिए, समझ पा रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ टीचर, एक टीचर होने के नाते आई शुड, ये दिख रहा होगा आपको रेड मार्कर, अब लिख दिया तो क्या ही करूं, बीइंग अ टीचर आई शुड टीच प्रॉपरली, प्रॉपरली, समझ पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे अ टीचर जो है ना, ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट है, लेकिन ये वास्तव में ये नॉमिनेटिव ही केस में है। तो एब्सोल्यूट है दोस्त, इसलिए इसी को हम किस केस में कहते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। ये बात मैं वहां आपको गहराई से समझाऊंगा, अभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे ये टीचर जो है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में नहीं है, एज ए कॉम्प्लीमेंट में, ये एम से लिंक कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अभी समझने की कोशिश करिए कि इसका जो कभी कभी ये सब्जेक्ट होता है, इसका प्रभाव इस पे पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इसका प्रभाव किसी भी फाइनाइट वर्ब पे नहीं पड़ता है, अपने आप स्वतंत्र होता है, इसलिए इसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कह सकते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। लेकिन इसको इतनी गहराई से हमें खास समझने की अभी आवश्यकता नहीं, हमारा क्लास भी शायद लंबा हो रहा है, तो मैं बस यही रोकना चाहता हूँ। कुछ बताना था दोस्तों, लेकिन चूंकि दिक्कतें आ रही है थोड़ा सा, तो हम चाह रहे हैं कि उसको हम थोड़ा मीटिंग कर लें अपने
मित्रों के साथ यानी कि अपनी टीम के साथ, तो मैं आपको बताऊं कि अगला क्लास कब आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जियोग्राफी हिस्ट्री की मैं बात कर दूं तो ये स्टार्ट होने वाला है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और सीयूईटी बेस्ड एग्जाम के लिए दोस्त, और कुछ इंटर लेवल के भी एग्जाम के लिए वो स्टार्ट होने वाला है हमारे ही इस यूट्यूब चैनल पे। लेकिन उसके बारे में पहले मुझे पूरी तरीके से कंफर्म हो लेना होगा, क्योंकि हम बीच में क्लास स्टार्ट करके और आपका क्लास बंद नहीं करना चाहते हैं, ऐसे नहीं चल सकता है। इसीलिए थोड़ा हम समय ले रहे हैं। कल भी मैं भूल गया बताना ये बात को आप लोगों को, कल तो कर ही दिए होते, लेकिन आज एक डेट आ गया किसी खास चीज का, तो फिर इसके लिए हमारे जो टीचर्स हैं वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर फिर फंस गए। तो मैं चाहता हूं जब स्टार्ट हो क्लास तो लगातार चले, इसलिए मैं इसको आपको किसी शॉर्ट के माध्यम से या फिर कभी फिर लाइव आकर के आपसे बातें करते हुए मैं बताऊंगा मित्र, आपका कमेंट पढ़ूंगा उस समय और आपको मैं बताऊंगा दोस्त। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, करेंगे हम सभी लोग जरूर बहुत जल्द, तो ये ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।